नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी वीवीआईपी सीट्स हैं जिसपे अभी भी संशय बरकरार है। अमेठी और रायबरेली के बाद अगर सबसे ज्यादा नजरें कहीं टिकी हुई हैं तो वो कन्नौज की सीट पे टिकी हुई है। आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी और तमाम दूसरे नेताओं की तरफ से भी जो पार्टी से जुड़े हुए इंडिया गठबंधन के जरिए के माध्यम से वो भी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े। लेकिन कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे ही नहीं, बल्कि वो चुनाव के प्रबंधन का काम देखेंगे। तो कन्नौज सीट पर आखिर किस तरीके की प्लानिंग चल रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आज खुद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हुए हैं। कन्नौज पर एक चर्चा ये भी है कि वो तेज प्रताप यादव को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, जो उससे पहले मैनपुरी से चुनाव लड़ करके जीत के आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो कन्नौज को लेकर के क्या है अखिलेश यादव का मास्टर प्लान, और आखिर सुब्रत पाठक जो कह रहे हैं कि आखिर कन्नौज आने से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट देने में क्यों पीछे हट रही, क्यों इतनी देर लगा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि कन्नौज की सीट इस बार भी समाजवादी पार्टी हार जाएगी, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इस तरह के भी आरोप, इस तरह की बातें भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से की जा रही हैं। तो आज हमने कन्नौज की सीट पर ही आज अपनी इस चर्चा को रखा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। राघवेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। और प्रेम नारायण पाल जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष अग्रवाल जी आज फिर हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आज सुब्रत पाठक के बयान को हम लोग सुन रहे थे, वो तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो वो वहां से चुनाव हार ही जाएंगे, और यही वजह है कि अखिलेश यादव वहां से अभी तक ना अपने नाम की उम्मीदवारी घोषित कर पाए और ना ही वहां पर अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाए जो वहां से चुनाव लड़ सके। तो इस तरीके है उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार वहां पर बीजेपी जीत जाएगी? क्या ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है आपके भीतर, या आपको लगता है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी को अभी वहां पर और मेहनत करने की जरूरत है? मानस जी, भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती है। ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है। समाजवादी पार्टी जो है अब सिर्फ 2-3 सीटों पर सिमट के रह गई है, जहां वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, यही 2-3 एक सीटें और होंगी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। और वह रही अब कन्नौज जैसे कि आप चर्चा कर, निश्चित रूप से वहां से भी समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, जिनकी समाजवादी पार्टी में विश्वसनीयता हुआ करती थी और निश्चित रूप से अखिलेश यादव से ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी, उनकी रणनीति हुआ करती थी। वो व्यक्ति को पहचानते थे, सीट को पहचानते थे, उनको बेहतर पता था कि यहाँ पर किसको प्रत्याशी बनाया जाए तो वो जीत जाएगा। अखिलेश यादव इन सब विषयों को लेकर के वास्तविकता में नगण्य है। अगर ईमानदारी से मानस जी विचार किया जाए तो अखिलेश यादव पॉलिटिकल व्यक्ति ही नहीं है। उनको जबरदस्ती परिवारवाद के तहत थोपा गया है और वो अपना जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, बात सही है। जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली है मानस जी, तो तब से लेकर समाजवादी पार्टी का पराभव ही होता रहा है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को बनाया था। उसके बाद से लेकर उनका क्या कार्य प्रणाली रही है? उन्होंने कितने चुनाव जिताए हैं? एक भी चुनाव नहीं जिताया है। 2012 का लोकसभा चुनाव ये लोग हारे, 2017 का नहीं 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, उसका 2017 का समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हारी, उसका 2019 का लोकसभा हारे, उसका 22 का विधानसभा हारे। नगर निकाय में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, जिला पंचायत में सुपड़ा साफ हो गया। जो इनकी परंपरागत सीटें होती थी आजमगढ़ और रायबरेली, वो भी ये लोग हार चुके हैं। आजमगढ़ और रामपुर वो भी हार चुके। वास्तविकता ये समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में 0 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेगी। आज है कितनी? शायद 2 या 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस में 1-2 से 1 सीट पर है। तो वास्तविकता ये है, दोनों राजनीतिक दल, मैं दोनों राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, मायावती की भी बात कर रहा हूँ, तीनों राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी सहित
पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। निश्चित रूप से हमको 80 लोकसभा सीटें प्राप्त होंगी। अच्छा, प्रेम नारायण पाल जी, रायबरेली और अमेठी को लेकर के भी संशय बना हुआ है। दोनों ही सीट गांधी परिवार की हैं। कन्नौज परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की। वहां पर इतना मंथन, इतना विचार विमर्श, इतनी देर लग रही है। आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से कार्यकर्ताओं में भी गलत मैसेज जाता है कि जो पार्टी का जो हाईकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो चुनाव मैदान में उतरने में इतना हिचकिचाएगा तो बाकी उम्मीदवारों का क्या होगा? आपसे नहीं मानस जी, इसमें प्रेम कोई हिचकिचाहट नहीं है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। और इस बार का चुनाव मतलब आप टीवी पर बैठ के चर्चा करें या हम जनमानस में जाकर के चर्चा करें, आप ये पाएंगे इस बार का चुनाव हर बार की तरह एक सामान्य और आम चुनाव नहीं। आम व्यक्ति भी इसको अलग तरीके से ले रहा है, राजनीतिक दलों का भी एक अलग तरह से परसेप्शन है। तो ये जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, वो दौर इसीलिए चल रहा है कि सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर ली जाए, सभी से विचार विमर्श कर लिया जाए और किसी भी प्रकार से, अच्छा इसको आप अगर ये कहें कि कोई नेगेटिविटी जा रही, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। टिकटों को लेकर के कोई नेगेटिविटी नहीं है। और टिकटों की कंडीशन ये है कि सिर्फ ये है कि आज मतलब हर प्रकार से मंथन के साथ, कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के साथ, सभी से खुला विमर्श होने के बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद सब चल रहा है और वो सारी क्लियर है। और मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। अब ये तो है नहीं कि नहीं खोल के रख दिया गया भाई। अगर अभी टिकट घोषित नहीं हुआ हो तो क्या राघवेंद्र जी बता देंगे कि फला सीट पर रायबरेली अमेठी है किसको लड़ाएंगे? नहीं बोलेंगे ना। ये क्यों रुके हुए हैं? इनको लगता है कि नहीं वहां पे सब गड़बड़ है, ये क्यों रुके हुए हैं? आप तो सब जगह सब कर चुके, फिर आप क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? तो ये अपने काम को ये कहेंगे स्टेट जी, दूसरे को काम को कहेंगे वो डरे हुए हैं। डरा हुआ कोई नहीं है। और इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश के आप परिप्रेक्ष्य में लेके जाएंगे, आप देखेंगे इस बार राजनीतिक दलों से अधिक आम जनता चुनाव में तैयार है, प्रतिभाग कर रही है और आप उसका जो परिणाम आएगा वो आप देखेंगे। आम जनता में बड़ा विमर्श होता है, आप भी कई बार जाते होंगे। अगर आम लोगों के बीच में आप जाते तो अब व्यक्ति चर्चा कर रहा है 2014 में लोगों को सपने दिखा दिए गए, नहीं पूरा देश लुट गया है, पिट गया है, खत्म हो गया है, विदेशों में इतना सारा पैसा रखा है, अभी मोदी जी आएंगे, चाबी लगाएंगे और घर घर 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा। लोगों को लगा नहीं सही कह रहे हैं मोदी जी, अब रुपया आएगा, चलो भाई मोदी जी को ताकत दे दो, वो रुपया आएगा, हम लोग सब अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगे। देखने को क्या मिला? जो 15 लाख लाने की आशा में लोग लग गए थे, उनको देखने को ये मिला कि घर पे जो बहन बेटियों का 54-58 जोड़ करके जो माता बहनें गांव में गरीब मजदूरों के घरों में रखती हैं, वो भी उनका सब निपट गया। 1000 का नोट बंद करना ईमानदारी था और 2000 का नोट चालू करना, बोले उससे कालाबाजारी भ्रष्टाचार रुकेगा। उसके बाद में दूसरी स्थिति लेकर के आए, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों ने देख लिया कि भैया हमारी यूरिया भी चोरी हो गई, वजन घटा दिया और उसके रेट बढ़ा दिए। धीरे धीरे करके शिक्षा मित्रों को इन्होंने 90 दिन का आश्वासन दिया कि हम 90 दिन में शिक्षा मित्रों का सब बढ़िया कर देंगे। जिनको 40,000 50,000 रुपए वेतन मिल रहा था, उनको घर बैठा दिया आराम से, तसल्ली से। और हास्यास्पद बात क्या है मानस जी, वही विद्यालय है, वही सिलेबस है, वही बच्चे हैं। जब शिक्षा मित्र 10,000 रुपए लेकर के पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब उनको 40,000 मिल रहा था तो वो अयोग्य हो गए थे। वही इन्होंने पीआरडी वालों के साथ किया। पीआरडी के जवानों को जांच के नाम पर आपने देखा हजारों संख्या में चटनी करके उनको घर पर बैठा दिया। वही कंडीशन, मतलब आप किसी भी संविदा में देखिए, आशा बहुओं का देखिए, रसोइयों का देखिए। अब इनको क्या लगता है कि हम सत्ता में हैं, मोदी जी की सभा होनी है, हमने आवाज मार दी, चलो भाई सारे एनआर जो समूहों की महिलाएं उनको लेकर के आओ, भीड़ आंगनबाड़ी आशा और सहायिकाओं को लेकर के आओ, भीड़ हो गई। इनको लगा सब आ रहा है, सारे लोगों को डरा करके, धमका करके, दबा करके जो आप लेकर के आ रहे हो। लेकिन व्यक्ति जान रहा है, जो लेकिन जनता बच्चों की तैयारी करवाते हैं, बच्चे 4-4 बजे दौड़ते हैं, भागते हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। प्रेम नारायण जी, आपकी बात को मैंने मान जी लिया। जी, आवाज नहीं आ रही, आप क्या करें?
जी लेकिन जनता कहाँ मान रही है? मान लीजिए 2014 में जनता ने किसी गलतफहमी का शिकार होकर के वोट कर दिया, 2017 में भी कर दिया, लेकिन 1922 अगर रिपीट हो रही सरकार, तो जो मुद्दे आप उठा रहे हैं जनता उनको मान ही कहाँ रही है मुद्दा। वो तो कह रही कि हम बीजेपी को मोदी बाईस अच्छा से कर रहे हैं, बाईस से वोट। बाईस से आपने अच्छी चर्चा चलाई, 2022 की बहुत अच्छी चर्चा चलाई। एक संकेत देखिए 2022 का, एक संकेत देखिए मानस जी, और वो उसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक ओपन तरीके से कह रहा हूं, आप समझ गए। जितने पोस्टल बैलेट निकले थे, पोस्टल बैलेट आपने देखा मैक्सिमम बीजेपी के खिलाफ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पोस्टल बैलेट सब तय कर रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि कर्मचारी जो भी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2022 के पहले से क्लियर ये कर चुका है, मान चुका और जान चुका है कि ये हमारे हितकर नहीं है, ये हमारे विरोधी हैं। उन्होंने अपनी संकेत दिया। अब पूरी तरह से सबको दिख गया है और आपको चुनाव के बाद दिखेगा भी, जो इनको लग रहा है कि नहीं हम तो सब क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर क्लियर होते ये दूसरों को आईना दिखाते, भैया खुद के सिटिंग सांसदों को, जिनको कहते थे हमारी पार्टी समीक्षा करती है, हमारी पार्टी कार्य के आधार पर आगे तय करती है, हमारी पार्टी हर 3 महीने में 6 महीने में कार्यों की समीक्षा करती है, फिर आगे के काम होते हैं। अरे मेरे भैया, कितना खुल के उल्लू बना रहे हो पब्लिक को। इधर आप कह रहे हो कार की समीक्षा आप हर 6 महीने में करते रहे, इधर आप टीवी पे बैठ बैठ के बताते हो हमारे लोगों ने बिल्कुल विकास की गंगा बहा दी, तो क्यों आप सिटिंग सांसदों के टिकट धड़ाधड़ काट दीजिए। स्वीकार करो आपने काम नहीं कर पाया। जैसे मोदी जी को ड्रेस बदलने का शौक है, मोदी मोदी सुनने का शौक है, आपके सांसदगण मोदी मोदी करते रहे। जो बच्चों के जो गांव गोद लिए थे वो बेचारे विकलांग हो गए, वो बेचारे कुपोषण के शिकार हो गए, उन गांव का विकास कर नहीं पाए आप, बच्चों को रोजगार दे नहीं पाए आप। तो अपने आप को बचाने के लिए बलि उन नेताओं की दे दी जो जमीन में लगे रहे, काम करते रहे। भाई मानस जी, सीधा सा सवाल है, अगर उन सांसदों ने काम किया था जो आप कहते थे हमारे लोग काम करते, तो टिकट क्यों काटा? और अगर टिकट काटा तो स्वीकार करो कि वो काम नहीं करने वाले थे, मजबूरी में भगाना पड़ा, वो पार्टी की छवि को खराब कर रहे थे। सीधा बोलने में क्या जाता है भाई। तो ये है, अब दिक्कत ये है ना कि हमें अपनी गलती माननी भी नहीं है। जो सामने आ रहा है उसको निपटाते जाएंगे, आगे अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। आप किसानों की स्थिति को देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव है, गन्ना किसानों को 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान डला हुआ है। दिया क्या? नहीं दिया। जो किसान, जिस मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर थार चढ़ा के चला जा रहा है, उसको भी टिकट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? आपको फिल्मी दुनिया से कलाकार लेकर के आने पड़ रहे हैं कि भैया तुम तो चुनाव लड़ लो, क्योंकि हमारे यहाँ जमीनी कोई है ही नहीं ऐसा, तुम्हारे नाम पे हम बोलेंगे, किसी को राम की छवि बता देंगे, किसी को लक्ष्मीबाई की छवि बता देंगे। तो ये क्या है? ये सिर्फ इतना है, अपने ढाकने मूंदने में लगे हैं, कैसे भी करके। जो दूसरे लोग बैठे थे जिन्होंने काम नहीं किया, 5-5 साल जनता को शकल नहीं दिखाई। आपने देखा होगा बीच बीच में कई दिनों से खबर आती थी, लोगों ने लगा दिया सांसद लापता है। तो ये जनता भी बहुत बड़े तरीके से, जनता खुद को इस चुनाव में इन्वॉल्व कर रही है। इनको लगता है कि हमने 3 महीने पहले विकसित भारत के नाम पे गांव-गांव रथ चला दिए तो सब बन गया। जी जी नाना जी। ये हर सियासी दल को अपनी रणनीति तय करने का हिस्सा है, और फिल्मी कलाकार तो खैर आपकी पार्टी में भी कम नहीं है, उसमें तो कोई की बात नहीं है। लेकिन मनीष अग्रवाल जी, अब देखिए मूल सवाल पे आते हैं। हम लोगों ने कन्नौज से शुरुआत की थी, और क्योंकि वो डिबेट में बीजेपी की नाकामियों को प्रेम नारायण जी बताने लगे, तो चलिए उसी पे ही आगे बढ़ लेते हैं। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जो बातें कह रहे हैं प्रेम नारायण जी, वो जनता समझ नहीं रही है, समझना चाहती नहीं है, या विपक्ष समझा नहीं पा रहा है कि गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, कुछ खास पूंजीपतियों के पास देश का बहुत सारा पैसा जा रहा है। तो ये जो सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, ये जनता क्या समझना नहीं चाहती है, या ये जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, या जनता ने ये, आम मतदाता ने ये मान लिया कि नहीं जो मोदी जी कर रहे हैं वही ठीक है? मानस जी, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से शुरू करता हूं। आज ही एक डेटा आया है, 5,50,000 करोड़ 668 करोड़ लोगों को डीबीटीएल के माध्यम से 2023-24 में दिया गया है। अब ये पैसा जो लोगों के पास पहुंचा है, ये इन सारे सवालों का जवाब देता है कि लोगों को जो चीजें चाहिए, जो ये कह रहे हैं,
आज उनके पास खाते में पहुंच रही है। और डीबीटीएल स्कीम की कांग्रेस ने शुरुआत करी थी, मैं इसका भी क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि बाद में कहा जाता है हम एक पक्ष के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने स्कीम शुरू करी, उन्होंने उसका क्रियान्वयन करा और लोगों तक पहुंचाया। इसलिए जो ये मुद्दे बार बार कहते हैं ना, 14 से वही मुद्दे 24 तक है, वापस लोगों तक जाते हैं, लेकिन लोगों के पास जब ये चीजें पहुंच रही है तो लोग उन चीजों को समझना नहीं चाहते। जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं, सरकारी नौकरियां हम जानते हैं लिमिटेड, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आज आप देखिए स्टार्टअप हब बना हुआ है इंडिया वर्ल्ड का, तो वो डेवलपमेंट जो आ रहा है ना, उसको भी युवा समझ रहे हैं। युवा मतदाता बहुत तेजी से भाजपा की तरफ आकर्षित है, ये सारे डेटा बोल रहे हैं। आप 14 से लेकर 24 तक का लेकिन सारा डेटा स्टडी एक दौर था मनीष अग्रवाल जी, एक दौर था कि जब इस उत्तर प्रदेश की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो छात्र शक्ति थी, जो युवा शक्ति थी, एक जमाने में वो मुलायम सिंह के पीछे बहुत मजबूती से खड़ी रहती थी। हम लोगों ने सबने देखा और इस बात से मुझे लगता है नहीं कि कोई भी ना इत्तेफाकी रखेगा। और कई बार तो कहा भी गया कि ये गुंडों की पार्टी है, जो छात्र है वो छात्र संघ के चुनाव के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस ताकत को पहचाना और उसको बहुत प्रमोट किया। आपने देखा भी होगा कि बहुत युवा तबके के तमाम बड़े नेता, मतलब दर्जनों नाम में गिरा सकता हूँ, सुनील पाटिल उस वक्त बहुत ही युवा थे, जब छात्र राजनीति निकल के आ रहे थे। आज आप देखिए किसी को एमएलसी बना दिया, किसी को कुछ कर दिया, कहीं किसी को राज्य मंत्री का दर्जा देकर के। अचानक से जो यूथ था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो कहीं कुछ तो बीजेपी में अलग दिखा होगा, तब तो ये लोग वहां पर शिफ्ट किए, वरना क्यों छोड़ के जाते जब उनको समाजवादी पार्टी में कंफर्टेबल फील कर रहे थे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि वो यूथ मुलायम सिंह यानी नेताजी के पीछे खड़ा था जिस शिद्दत से, क्या वो अखिलेश यादव के पीछे उतनी मजबूती से नहीं? कि यूथ ना एक परसेप्शन के प्रति चलता है। जैसा आप समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, मैं मुलायम सिंह यादव और माननीय शिवपाल सिंह यादव की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने की आज भी तारीफ करता हूं कि किस तरीके से वो कार्यकर्ता को जोड़ के रखते थे, पार्टी से जोड़ के रखते थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माननीय मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे, बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता को, और पूछते थे तुम्हारा हालचाल क्या है। किसी भी समय आप समाजवादी पार्टी कार्यालय जा सकते थे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से मिलने की। जब 2012 से, जैसा अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अखिलेश यादव जी का टेन्योर आया और उन्होंने गिराया कि उसके बाद से आज तक वो यूपी में कोई चुनाव नहीं जीत पाए। इसकी बहुत बड़ी रेडिकल शिफ्ट है कि लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ कि कौन हमारे साथ है, कौन हमें मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो एग्जाम के समय चर्चा शुरू करी, उस चर्चा का औचित्य क्या था कि जो लड़का लड़की युवा आज 14, 15, 16 साल का है, उसका पीएम से इंटरेक्शन होने लगा। जब वो 18 और 21 साल की उम्र में वोट देने के काबिल हुआ, तो उसने अपने 9th 10th से एक ही आदमी को देखा जो उनसे मिलता है, जुड़ता है, उन तक चीजें पहुंचाता है, उनकी बात समझता है। आप अभी देखिए आरबीआई के 90 साल का संबोधन प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे कल मुंबई में, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसमें लाइटर नोट पे क्या कहा, आपके पास 100 दिन की छूट है, 100 दिन के बाद जैसी सरकार आएगी आपका काम बहुत बढ़ने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो वो कहीं ना कहीं लोगों से हर तरीके से जुड़ते रहते हैं। आप जैसे आज कन्नौज की सीट का जिक्र कर रहे हैं, शीर्ष नेताओं को सीट ढूंढना और सोचनी पड़ रही है। आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद प्रियंका गांधी जी का रायबरेली से चुनाव लड़ने का टिकट फाइनल हो, लेकिन डिक्लेरेशन 15 तारीख को होगा। कल राहुल गांधी जी वायनाड से नामांकन करेंगे। तो ये चीजें जो है ना, बहुत स्लो स्पेस पे, विपक्ष को 19 में ही मालूम था कि हमें बीजेपी को फेस करना है। एक कैंडिडेट वाराणसी में ऐसा तैयार नहीं हो पाया जो पहले से ये पता होता कि ये प्रधानमंत्री जी के सामने कुछ फाइट प्रस्तुत करेगा। तो आपके शीर्ष नेताओं को हमेशा ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और सेफ सीट नहीं ढूंढनी पड़ेगी। जिस सीट पे उन्हें लगे ये सबसे कमजोर है, वहां जाके लड़ना पड़ेगा। जैसे 2014 में यूपी सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट ने वाराणसी आके चुनाव लड़ने की घोषणा की। जब भाजपा के पास सिर्फ 10 सीटें थी और प्रदेश में सरकार भी नहीं थी, तब भी उन्होंने ये टेस्ट लिया कि अगर हम यहाँ से जीतेंगे तभी हम जाएंगे। और आज की आप स्थिति देखिए, नॉर्थ इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया बोलूंगा, कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में एक सीट नहीं ढूंढ पा रही, उसको केरला जाके लड़ना पड़ रहा है। तो अगर देश की राजनीति में आप नॉर्थ इंडिया नहीं लड़ेंगे तो आप कहाँ लड़ेंगे? पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के सामने लड़ेंगे,
दिल्ली में उसके साथ लड़ेंगे, गुजरात पूरा बीजेपी पे है, राजस्थान पूरा बीजेपी पे है, मध्य प्रदेश में आप पे 1 सीट है, यूपी में आप पे 1 सीट है, हिमाचल की स्थिति आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर की स्थिति सबको मालूम है। तो फिर नॉर्थ इंडिया में अगर आपके पास सीटें नहीं है तो आप कैसे बीजेपी को फेस कर पाओगे? नॉर्थ इंडिया में बड़ा फिगर बनना पड़ेगा, नेताओं को यहाँ लड़ना पड़ेगा कि हमारे जमीन के कैडर को हमारा चुनाव चिन्ह तो दिखे। 80 में से 17 सीटें अगर राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी जो इस देश को 55 साल चलाती थी, तो बाकी सीटों पे तो उनके कैडर को उनका वोट सिंबल ही नहीं दिख रहा ना। कल को जब और चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, तो फिर उनको जाके एक नई बात बताना पड़ेगी। ये चीजें दूर करना पड़ेंगी। कांग्रेस का वोट बैंक 2014 से 2024 तक उतना ही है, वोट बैंक में फर्क नहीं आया है, लेकिन जब वो सीटें ही कम लड़ते जा रहे हैं और बीजेपी का वोट बैंक 3 गुना हो गया है, तो वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं हो रही, नया वोटर नहीं जुड़ रहा, और सीटें कम लड़ने की वजह से जो उनका वोटर ट्रेडिशनल वोटर था वो और रीजनल पार्टीज में शिफ्ट होता जा रहा है। आज रीजनल पार्टीज कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि रीजनल पार्टीज के पास जो भी वोट है वो कांग्रेस का बचा हुआ ही वोट है। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के संग लड़ती है तो कल को बंगाल में विधानसभा हार जाएंगी और कांग्रेस एक अच्छी पावर बनके वहां पे उभर आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी का कोर वोटर है वो कभी ना कभी कांग्रेस के साथ ही था। कांग्रेस कमजोर होती गई, ट्रेडिशनल वोटर जो था वो रीजनल पार्टीज पे शिफ्ट होता गया। आज रीजनल पार्टीज जब इसका आकलन करती हैं तो वो कहती है अगर हम इनके संग बड़ा सामंजस्य करते हैं तो कल को हमारी राजनीति में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है मनीष जी, अशोक यादव जी के पास चलते हैं। अशोक जी, मूल सवाल हमारा ये था, आज का जो टॉपिक है हमारा, ऐसी सीट जहां पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ता है, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो, और चाहे कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी के लिए हो, इन सीटों पर अगर इतना सोचना पड़ेगा, इतना विचार विमर्श करना पड़ेगा, इतना मंथन करना पड़ेगा, तो क्या ये ना माना जाए कि अपनी इन पारंपरिक सीटों को लेकर के भी आपके मन में संशय, आपके मन में एक डर है? आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हुए, बातचीत हो रही वहां पर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से, खबर ये आ रही कि अब तेज प्रताप यादव को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। देखिए मानस जी, जो आप कह रहे हैं कि डर है, आप अमेठी, रायबरेली या कन्नौज की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये परसेप्शन थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये डर नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, और हर दल की, हर गठबंधन की अपनी स्वयं की स्ट्रेटजी होती है उस क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए। तो ये हमारा डर नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। रही बात, आपने कहा कन्नौज में जो है, जो बातें आपने पूछा मुझसे, कन्नौज की सीट और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आपने चर्चा किया है कि उनको क्यों सोचना पड़ रहा, सिर्फ नेतृत्व वहां से लड़ना चाहिए। देखिए ऐसा है कि वो नेता विपक्ष हैं, और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी छोड़ के वो पार्लियामेंट लड़ जाए। वो देखिए, पार्टी डिसाइड अभी भी इसी में, मतलब पार्टी सोच विचार कर रही है कि क्या करना है इस मुद्दे को लेकर के, दोनों तरफ की बातें हैं। तो अब उसमें ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं कन्नौज से लड़ने के लिए। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम अपने किसी मजबूत प्रत्याशी को वहां से लड़ाएंगे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात अमेठी, रायबरेली की, तो वहां भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। एक बार अगर अंधे के हाथ बटेर लग गई तो अमेठी में, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे लगती रहेगी। तो ऐसी चीजें नहीं है, एक हमारी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, और ये डर नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। दूसरी बात, जो लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा मानस जी, जैसे इन्होंने, मनीष जी ने डीबीटीएल की बात कई डिबेट्स में कही इन्होंने। देखिए डीबीटीएल में जो स्ट्रेटजी है, जो व्यवस्था है, वो आधार कार्ड से लिंक करने की व्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुई, इन्होंने इस बात को माना है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए मानस जी कि डीबीटीएल से जो गेन हो रहा है हमारे जनता को, उसके तुलना में कितना लिया जा रहा है, इसका रेशियो लगातार मतलब अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर डीबीटीएल से जितना मिल रहा है उसका कई गुना सरकार उनसे ले रही है दूसरे रूपों में। आप अगर देखा जाए तो जो 5 किलो गेहूं, चावल या जो भी राशन मिलता है उसकी कास्ट 200 रुपए की है, लेकिन वहीं पे सरकार क्या की, सिलेंडर के दाम 3 गुना बढ़ा दी, और पेट्रोल का दाम डबल कर दिया, बाकी बिजली का दाम डबल कर दिया। कोई ऐसा चीज नहीं, अरहर की दाल का रेट डबल कर दिया, दवाओं का रेट लगभग 1.5 गुना हो गया। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो डीबीटीएल की वजह से हमारे मतदाता या हमारी जनता को लाभ मिला है। आप 10 रुपया देके 50 रुपया ले रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम एक लाभार्थी वर्ग खड़ा कर रहे हैं। लाभार्थी वर्ग तो तब होता है जब आप 50 रुपया दे के 10 रुपया लेते तो लगता कि हाँ 40 रुपया उसके पास आपने दिया है,
लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा माने जी, आप 10 रुपया दे रहे हो, 50 रुपया उनसे ले रहे हो, और उसके बाद वो छाती पीट रहे हो कि हमने तो जनता को इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया, जनता की झोली भर दी। जनता को आप 200 रुपए में निपटा रहे हो और अपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ का ऋण माफ कर रहे हो। तो ये जनता का ही पैसा माने जी, जो 15 लाख करोड़, ये मोदी सरकार के किसी मंत्री के घर का पैसा नहीं है, ये भारत की जनता का पैसा 15 लाख करोड़, जिसको अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में दे रहे हैं या उनको रिटेन ऑफ कर रहे हैं, और उसके बदले में इलेक्ट्रोल बॉन्ड से उनसे पैसे ले रहे हैं और अपने 3 स्टार हेडक्वार्टर बनवा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और उससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो उस दिन इलेक्शन कमीशन की आपने भी देखा होगा, जिस तरह से शायराना अंदाज में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है भाषण दे रहे थे और कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब हम लोगों को तो लगा कि इतना महान चुनाव आयुक्त जो है हिंदुस्तान में पहली बार अवतरित हुए टी.एन. शेषन साहब की बात, कि मतलब इतना फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इतने बेचारे बेताब हैं, और कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड। कई बार उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे है। आप अखाड़ा में माने जी 2 पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान का हाथ आप पीछे से बंधवा दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं आओ लड़ो हमसे। एक पहलवान को सब बढ़िया डाइट मिल रही है, लगभग 8,200 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड की डाइट उसको मिल रही है, एक पहलवान 1100 करोड़ रुपए खेल रहा है। एक पहलवान के पास इतनी बड़ी संसाधन इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अरे ईडी सीबीआई जैसे व्यवस्था है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड भाई। आप एक तरफ देखिए, माना जी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जितनी डरपोक सत्ता ये मोदी सत्ता है, इतनी डरपोक सत्ता हिंदुस्तान में अभी तक कभी रूल नहीं की थी। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये ऐसी सत्ता है मोदी सत्ता जो कहती है अरे वो दिल्ली वाले मुख्यमंत्री को अंदर कर दो, मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा। फिर मोदी सत्ता डरती है, कहती है वो झारखंड वाले मुख्यमंत्री को अंदर कर दो, वो भी उससे भी दिक्कत मुझे, उसको भी अंदर करो, वो भी अंदर चले गए। अब एक काम करो, यूपी वाले जो अखिलेश यादव उनको नोटिस दो, वो भी थोड़ा मतलब डर जाए। तो ऐसे नहीं चुनाव है। ये आप कहते हैं ना हमारा 56 इंच का सीना है, वो कहने से नहीं होता है। आपका 56 इंच का सीना तब होता जब आप फ्री एंड फेयर फाइट करते, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड में उतरने का साहस करते। लेकिन आपके पास तो डर है, 56 इंच का नहीं, 3600 इंच का सीना बड़े मुश्किल से है। अभी हमारे जो लद्दाख में आपने देखा होगा अनशन पे हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूं, सोनम वांगचुक। वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि गोरखा रेजिमेंट में हमारे सिपाही नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो 4 साल के अग्निवीर के सेवा में नहीं जाना चाहते हो, वो चाइना में जा रहे हैं। आप ये बताइए देश की सेना का नुकसान हो रहा है कि नहीं मानस जी? गोरखा रेजिमेंट जितनी बहादुरी, जितनी निडरता से पहाड़ों पे मतलब देश की सेवा करते थे, देश की रक्षा करते थे, उनकी जगह कौन ले पाए बताइए आप? वो चले जा रहे हैं चाइना के सेना में। हमारे 4000 किलोमीटर का भूभाग चाइना हड़प के बैठा है। आप कहते हैं लाल आंख दिखाने की जरूरत है, 56 इंच का सीना की जरूरत है। 2020 के बाद मानस जी डेप्सांग डेमचांग एरिया में हमारे 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे मानस जी जहां पे हमारी सेना नहीं जा पा रही है। ये तब का बात है 2020, जब 56 इंच वाले इस देश के शासन कर रहे हैं। तो देखिए ये सरकार बहुत ही डरपोक सरकार है। ये चाइना से डर रही है, ये अपने विपक्षियों से डर रही है, ये देश के सरकार संवैधानिक संस्थाओं से डर रही है, सबसे डर रही है। उसके बाद सीना फुला कहेंगे हम तो 400 पार। अरे 400 पार नहीं, 400 हार आप जा रहे हैं भैया। आप पहले अपने अंदर साहस जुटाइए, आप फ्री एंड फेयर फाइट करने के मद्दा जुटाइए। आज पूरे विश्व में मानस जी थू हो रही कि नहीं हो रही है। लोग अमेरिका तक कह रहा है कि ये तो अपोजिशन की पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया, ये अपोजिशन के मुख्यमंत्री को अंदर कर रहे हैं, हमारी इस पे निगाह बनी हुई है। ये सब क्या है? जर्मनी जैसा, जिसको तानाशाह के नाम से जाना जाता है, जर्मनी से इस तरह का मैसेज आ रहा है, अमेरिका से इस तरह का मैसेज आ रहा है। ये हमारी डेमोक्रेसी, जिसको माननीय मोदी जी कहते हैं इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के आंचल पर धब्बा लगाने का काम है मोदी सरकार कर रही। मानस जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये धब्बा विदेश इंटरनेशनल लेवल की लोग कर रहे हैं। चलिए राघवेंद्र जी हमारा जवाब जी दीजिए। बहुत सारे आरोप लगा दिए अशोक जी ने आपकी सरकार पर एक साथ। नहीं यार, महाराज जी ये रटी रटाई भाषा है और सब सफेद झूठ बोलते हैं ये लोग। ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसा आक्रमण करते हैं, चुनाव आयोग को लपेटते हैं, हमारे देश के सभी संस्थाएं हैं उनको लपेटते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश को देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। इन लोगों ने कोई काम तो किया नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कम से कम 2 लाइन अपनी सरकार के बारे में बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार रही है,
उसमें तो कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो हम कुछ कह सके। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार किस प्रकार से यहाँ पर गुंडागर्दी हुआ करती थी, किस प्रकार से अराजकता का नंगा राज हुआ करता था, किस प्रकार से माफियागिरी हुआ करती थी। जो संगठित अपराध था समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था। बड़ा बड़ा अपराधियों को लोकसभा की टिकट दी थी। डीपी यादव, अन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, एक लंबी फहरिस्त है मानिश जी। जो इन लोगों ने बड़े बड़े अपराधियों को टिकट दे करके सदन पहुंचाने का काम किया। इन लोगों ने अपराधियों को संस्थागत करने का काम किया, अपराध का राजनीतिकरण कर किया। ऐसा ही बता तो सकते नहीं है। अब मैं कुछ लाइनें बताना चाहता हूँ, ज्यादा बोलने की क्षमता तो नहीं है कि हम बताना चाहता हूँ हमारी सरकार ने क्या काम किया। उत्तर प्रदेश में 60 लाख से गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर घरों को मुफ्त कनेक्शन दिए, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन मुफ्त दिए हैं। हम लोगों ने 5 लाख तक का बीमा दिया है। हम लोगों ने मुफ्त शौचालय बनाने का काम किया है। आज की तारीख में किसान सम्मान दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, कोरोना वैक्सीन हम लोगों ने मुफ्त दी। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5% थी। मानस जी, मैं एक लाइन में बस कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 3.5% है। हमने जब कोई काम नहीं किया तो हम लोगों ने 17.5% से बेरोजगारी दर 3.5% पे लाने का काम। अरे क्यों आप लोग सभी झूठ बोलते हो भाई? आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही लोकप्रिय होती तो आज की तारीख में कुल लोकसभा की सीटें होती। आपकी तारीख में की और कांग्रेस की जगहसाई हो रही है। केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, 2017 में एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था। योगी पार्ट 1 का मेरे पास आंकड़ा है, 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल हुआ था। तो माननीय योगी आदित्यनाथ की प्रथम सरकार में शेष में दूसरे नंबर पर था। हम लोगों ने कोई काम तो किया नहीं है। सरकारी नौकरी में बताना चाहता हूं, इन लोगों ने 5 वर्षों में मात्र 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। ये सीएम, ये जो है आंकड़े हैं हमारे पास, सरकारी आंकड़े, इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता है। हम लोगों ने अब तक 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। मानस जी, हम लोगों ने कोई काम तो किया नहीं है। हमारे 5.5 दर्जन सांसद ऐसे ही हवा में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव इनकम्बेंसी का दूसरी बार सरकार हमारी ऐसे ही बन गई है। अरे खुद तो शर्म किया करिए बोलने से पहले। आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया, माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी अलग हुआ करती थी और इसके बाद नेहरू खानदान के कुछ लोग थे जिन लोगों ने काम किया था, वो अलग हुआ करता। अब ये लोग अपनी बपौती बनाए बैठे हुए हैं। नेहरू खानदान के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के मुलायम खानदान के लोग, ऐसा लगता है इनकी जो है पिताजी की पार्टी है। अब देश की जनता इनको वोट दी। तभी लोग संसाधन की बात की थी। मानवर, जब कांग्रेस पार्टी का पूरा देश से सफाया हुआ था 1970 में, कितने से विपक्ष की बात, कितने संसाधन थे? मान्यवर, संसाधन से राजनीति नहीं होती है, लोकप्रियता से होती है, विश्वसनीयता से होती है। मैं ये कहने में कतई गुरेज नहीं करूंगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों की विश्वसनीयता शून्य पर आ गई है। कोई एक लोकसभा सीट रखे बैठा है जो इनकी परंपरा का सीटें हैं, वो हार रही हैं। कोई 2 लोकसभा सीटें रखे बैठा है। अपनी आजमगढ़ रामपुर में चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव प्रचार तक में नहीं गए थे। अरे भाई, चलनी में दूध दुहोगे, कर्मों को दोष दोगे। चुनाव लड़ोगे नहीं, जीतने की आप बात रखोगे कि हम चुनाव जीतेंगे। दोनों जगह अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया। उपचुनाव हुआ था, जाना चाहिए था। हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है। हम लोगों ने आज की तारीख में 37 किलोमीटर एक्सप्रेस में रोज बन रहा है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर काम किया हुआ है। पर्यटन में रामायण सर्किट बन रहा है, महाभारत सर्किट बन रहा है, काशी विश्वनाथ सर्किट बन रहा है, अयोध्या सर्किट बन रहा है, शक्तिपीठ सर्किट बन रहा है, कृष्णा सर्किट बन रहा है, बौद्ध सर्किट बन रहा है, जैन सर्किट बन रहा है, सूफी सर्किट बन रहा है। आज की तारीख में 12 एक्सप्रेस मान्यवर उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, जिसमें से 10 संचालित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कान खोल कर सुन लीजिए, आजादी के बाद से लेकर 2012 तक, 2017 तक मात्र 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं। कुछ संचालित हो रहे हैं, कुछ संचालित होने वाले हैं, हवा में काम हो रहा है। मान्यवर, हम लोगों ने बड़े पैमाने में महानगरों में मेट्रो चलाने का भी काम किया है। मानस जी, हम लोगों ने 10 महानगरों में मेट्रो चलाने का काम किया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हम लोगों ने काम तो कोई किया नहीं है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों को आज की तारीख में वाटरवे भी बन रहा है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी हल्दिया से प्रारंभ हो चुका है। फिल्म सिटी, डिफेंस कैरिबोर्ड, लेजर पार्क, उत्तर प्रदेश में विकास के हम लोगों ने गंगा बहा दी है। एक तरह जहां हम लोगों ने विकास को लेकर के बड़े पैमाने का काम किया है, वही सुशासन को लेकर के। उत्तर प्रदेश में 2017 में कितने दंगे होते थे? अशोक यादव जी, हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। 2017 के बाद एक लखनऊ में दंगा हुआ था, हम लोगों ने खाल खींच के भूसा भर दिया था। लोगों की पोस्टर टांगते थे चौराहे पर, पैसा वसूला था। उसके बाद से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है।
अरे कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ मत बोला करिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है, और हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वास्तविकता मान लीजिए, 1 मिनट और 2 मिनट 1 मिनट, हम लोग जो है चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता को सुना, अपने बारे में कुछ नहीं बोले, भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए बैठे। अरे कम से कम अपनी सरकारों के बारे में भी बता दिया करिए। बेरोजगारी दर मैं बताना चाहता हूँ एक लाइन में, जब अभी राजस्थान की सरकार गई थी, वह बेरोजगारी दर 35% थी। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं। बगल में उत्तर प्रदेश राज्य है, हम लोगों ने 17.5% से 3.5% बेरोजगारी दर ला के कर दिया। अरे मान्यवर, आप लोग चुनाव लड़ने से पहले हार गए हैं, अपनी वास्तविकता स्वीकार कर लिए। आप लोगों ने धनुष बाण सब रख दिए है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। कभी ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, संसाधन खराब है, देश के संवैधानिक संस्थाएं खराब है। अरे मान्यवर, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप लोग एक भी सीट नहीं जीतोगे, परंपरागत सीटें हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटें पुनः जीतने की तरफ अग्रसर है। हम लोग पूरी सीटें जीतेंगे। हम लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों की बैठकें होना शुरू हो गई हैं, लोकसभा प्रभारी बन गए हैं, लोकसभा संयोजक बन गए, बड़े पैमाने पर प्रत्याशी घोषित हो गए। हम लोग जनता तक जा रहे हैं, अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। अच्छा प्रेम नारायण जी, जैसे डिमांड समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई थी कि अमेठी रायबरेली सीट पे गांधी परिवार उतरना चाहिए, क्या आपकी तरफ से भी ऐसी कोई डिमांड है कि कन्नौज से अखिलेश यादव को ही उतरना चाहिए? उसके पहले मानस जी, लंबा चौड़ा हमने संबोधन राघवेंद्र जी का सुना और बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि अपने बहुत अच्छा बोल रहे थे भाई। और राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी सुन लीजिए, भाई हमने तो अपना संबोधन कर दिया, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया, हमने अपनी उपलब्धियां बताई। मतलब आपको बोलना नहीं सीखा, आपको सुनना नहीं सिखाया गया क्या? आपको सुनना नहीं सिखाया गया? आप 10 मिनट से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अरे सुनिए ना, जनता आपको सुन रही है, उत्तर प्रदेश वही जनता भी सुन रही है, उसी को सुना रहे हैं। सुनिए ना, अरे क्यों परेशान हो? कांग्रेस पार्टी की सरकार की उपलब्धि ये है कि आप जो भी है वो हमारी देन है। इससे बड़ा क्या बता दें? प्रत्येक गांव में विद्यालय बना है वो कांग्रेस की देन है। प्रत्येक गांव में जो अस्पताल बने हैं वो कांग्रेस की देन है। प्रत्येक गांव में जो सड़कें बनी है वो कांग्रेस की देन है। प्रत्येक गांव में घर घर बिजली पहुंची वो कांग्रेस की देन है। प्रत्येक गांव में जो राशन कार्ड की दुकानें खुली वो कांग्रेस की देन है। प्रत्येक पूरे देश के अंदर जितने डैम बने हैं वो कांग्रेस की देन है। प्रत्येक जो जितनी भी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कांग्रेस की देन है। हवाई अड्डे जो बने वो कांग्रेस की देन है। अब आप खिसियाली बिजली की तरह दांत निकालने लगे। सुनिए, अभी आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, कांग्रेस बनाया था पूरे भारतवर्ष में, दांत निकालने की बात क्या बनाया था? कोई काम किया है हम लोगों ने? उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014 में एक अकाउंट 50 करोड़ देश में काम किया है। घपले घोटाले के अलावा कुछ किया है? देश में 4 से लेकर कम से कम 200 बड़े घपले घोटाले हुए थे आपके सामने। 2004 से लेकर अरे भैया, तुम्हारी दशा रहेगी चोरों आप लोग किसको ज्ञान दे रहे हो? देश के जवानों की शहादत कर रहे, पुलवामा में जानबूझ के जवानों को मरवा दिया, अरुणाचल प्रदेश बेच के खा लिया, बीएसएनएल बेच के खा लिया, शेर गेल में सब बेच के खा लिया। दलाल लोग अडानी अंबानी के घर में बैठे देश में जहाँ लड़कियों के साथ उनकी अस्पताल उठ रही है, तुम्हारी हैसियत क्या काम करने की? पूरे देश को भिखारी बना करके रख दिया, एक एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए कर्जे में बना करके रख दिया। तुम्हारी हैसियत क्या है बात करने की? तुम्हारी हैसियत क्या है देश में मुद्दे की बात करने की? हैसियत क्या है अपनी बात करने की? पूरे देश में विदेश में आतंकवाद तुम बोल रहे हो। तुम्हारी तुम्हारा जो सावरकर देश के जवानों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाता था, उसी तरह से चीन की सेना में जवानों की भर्ती करवा रहे हैं। आप बात करोगे, इसीलिए आप चोर हो। जब मैंने बोलना शुरू किया, कन्नौज से कब तक उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे अशोक जी? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मानस जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। राघवेंद्र जी जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, उनका काउंटर मैं दूंगा। मानस जी प्लीज, मैं जब बोल रहा था मैंने बिना किसी व्यवधान के इनको कांग्रेस के साथी को जब उन्होंने बोला है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये आवाज की बात करते मैं 2 लाइनों में बता दूं मानस जी, ज्यादा छोड़ दीजिए।
2 लाइनों में बता दें, ये आवास के नाम पे सेठी ठोकते हैं। ये बताया 2018 से उन्होंने वेबसाइट खोल पाई उत्तर प्रदेश की, जो सपा और कांग्रेस के शासन के टाइम के जो सर्वे है, जो वेबसाइट में दर्ज है, उन लोगों को आवास मिल रही है। इन्होंने आवास दर्ज करा पाया? मैं चैलेंज करता हूं चैनल के माध्यम से, अभी जाकर के आप जानकारी करवाइए। 2018 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की साइट नहीं खोल पाए, ये आवास देंगे? कौन सा आवास देंगे? ये सड़कों की बात करते हैं, सड़कें बनवा रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, मैं बुंदेलखंड से आता हूं, बनवे चल रहा है, एक तरफ चल रहा है, उसमें लगातार काम चलता रहता है। ये दुनिया की बात करते हैं, बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि 20 सड़क पे मेन मार्ग में कुआं बन जाता है सड़क पर। ये बात करते हैं? क्या बात करेंगे? क्या आप किस रोजगार की बात करेंगे? योजना की बात करेंगे? किस चीज की बात करेंगे भाई? ये वही उत्तर प्रदेश से जहाँ एक जन महिला को आत्महत्या करनी पड़ती है, नागरिकता की हद होती है, दूध की क्या होती है भाई? समाप्त करना क्योंकि समय खत्म हो चुका है। मैं मनीष अग्रवाल जी के पास, अशोक जी के पास जाना चाहता था, लेकिन सारा समय आप लोगों की आपसी रस्साकशी में ही समाप्त हो गया। चलिए चर्चा को वहीं समाप्त करते हैं। किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।